एक गांव में सुखिया नाम का किसान अपनी पुत्री चंदा और पत्नी रुक्मणी के साथ रहता था। सुखिया का पुत्र अर्जुन शहर में रहता था। एक दिन सुखिया सुबह सुबह के समय अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली। हाँ, कितना समय हो गया है, अर्जुन गांव नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे हमारा बेटा अर्जुन शहर में जाकर हम सबको भूल ही गया है। रुक्मणी की बात सुनकर सुखिया मुस्कुराते हुए बोला। ऐसा नहीं है रुक्मणी, तुम नहीं जानती कि शहर की पढ़ाई कितनी कठिन होती है। वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में व्यस्त होगा, इसीलिए बेचारा नहीं आ पा रहा। इतना मत सोचो, है ना? चलो मैं खेत में जाता हूँ। इतना बोलकर सुखिया अपने खेत में चला गया और लहलहाती फसल को देखने लगा। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ पहुँचा और सुखिया से बोला। वाह 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 मुखिया, क्या बात है, तुम्हारी फसल तो गांव में सबसे ज्यादा उगी है। शाबाश शाबाश। सही कहा मुखिया जी, सब भगवान की कृपा है। हाँ वो तो है सुखिया। हाँ मुखिया जी, मैं भी भगवान से दिन रात यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरी फसल अच्छी उगे, क्योंकि मुझे अपने पुत्र अर्जुन को कुछ पैसे भी भेजने हैं। तुम दिन रात मेहनत करते हो सुखिया, और एक किसान के लिए इससे बढ़कर भला क्या हो सकता है कि उसकी मेहनत फसल के रूप में लहलहाए। हा, देखो तो कितनी सुंदर लहलहा रही है। हाँ, अब बस 2-3 दिन बाद फसल को काट कर मैं इसे शहर में बेच आऊंगा। मुझे विश्वास है मुखिया जी कि इस बार की फसल अच्छे दामों में बिकेगी। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पे जमींदार चौधरी अपनी साथी भीमा के साथ वहाँ आ धमका। जमींदार मुखिया की ओर देखकर बोला। अरे ओ चौधरी, राम 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 राम। अरे भाई चौधरी, तुम हमेशा किसानों की हिम्मत की तारीफ करते रहते हो, हैं? लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं करते, हैं? किसानों की तारीफ करते हुए तुम भूल जाते हो कि किसान इस गांव में तभी फसल उगा पाता है जब मैं उसे बीज के लिए कर्ज देता हूँ। क्यों? सही कहा ना? ये सुनकर मुखिया क्रोधित होता हुआ जमींदार से बोला। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे तुम कभी झूठ बोलते हो क्या? और कर्ज के बदले तुम उस किसान की फसल भी छीन लेते हो और उसका खेत भी छीन लेते हो, क्योंकि तुम्हारा कर्ज तो कुछ ही समय में इतना बढ़ जाता है ब्याज के रूप में कि एक किसान अगर 7 जन्मों तक भी मेहनत कर ले तो तुम्हारा कर्ज चुकाता रहे तो भी नहीं चुका सकता। वो कर्ज वहीं का वहीं पे रहता है। ये भी तो सच है ना? क्यों जमींदार, सही है ना? वाह 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 वाह, बड़ी तीखी तीखी बातें करते हो मुखिया। अगर इतना ही मन दुखता है तुम्हारा, फिर तुम गांव के लोगों से मना क्यों नहीं कर देते कि वो मुझसे कर्ज ना लिया करें? बोलो। अब ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो जमींदार कि बेचारे गांव के भोले भाले लोग मजबूर हैं, इसीलिए तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। जमींदार मुखिया की बात को नजरअंदाज करके सुखिया की ओर देखकर बोला। हाँ ठीक है ठीक है। सुखिया, तुम्हें याद होगा कि तुमने भी कुछ समय पहले बीज के लिए मुझसे कर्ज लिया था, याद है ना? हाँ हाँ याद है जमींदार, याद है। हाँ तो भैया, याद रखने से क्या होगा, चुकाना भी पड़ेगा। हाँ ध्यान रखना, मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाए तो फिर मैं अपनी मनमानी ब्याज लगाता हूँ, और मेरे ब्याज के बारे में जो बखान अभी मुखिया जी ने किया वो तो तुमने सुना, और पूरा गांव वाकिफ भी है उससे। बाद में मुझे मत कहना कि तुमने बताया नहीं था जमींदार साहब, ठीक है? चलो, राम 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 राम। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। जमींदार के जाते ही मुखिया सुखिया से बोला। हाँ, बाद में कहना नहीं, बड़ा आया। सुखिया, मुझे जमींदार के इरादे कुछ नेक नहीं लगते। इसने गांव के काफी किसानों की जमीन भी हड़प रखी है।
चिंता मत करिए मुखिया जी, 2 दिन बाद फसल को बेचकर सबसे पहले मैं इस जमींदार का कर्ज ही चुकाऊंगा। अरे बाद में ये सर का दर्द बन जाता है, बहुत परेशान करता है ये। सुखिया की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इधर जमींदार अपनी हवेली में जाकर कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में गुम हो गया। तभी जमींदार का साथी भीमा जमींदार से बोला, मुझे नहीं लगता जमींदार कि तुम सुखिया की जमीन भी हड़प कर पाओगे। हाँ। भीमा की बात सुनकर जमींदार जैसे अपनी गहरी सोच से बाहर आ गया। अच्छा, और तुम ये कैसे कह सकते हो? अरे भाई, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जिस किसान की जमीन पर मेरी नजर पड़ जाती है तो भाई वो मेरी हो जाती है। गिद्ध की नजर है मेरी, गिद्ध की। शिकार ढूंढ लेती है और शिकार करके रहती है। और आज सुखिया की उपजाऊ जमीन देखकर हा मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ऐसा लग रहा है कि आज ही हिसाब किताब कर दूं उसका। जमींदार, 1-2 दिन बाद सुखिया अपने खेतों से फसल काट कर शहर में बेच कर आएगा। वो तुम्हारा कर्जा तो आराम से चुका देगा, क्योंकि अभी उसके पास कर्ज चुकाने के लिए हफ्ते भर का समय है। और फसल उसकी अच्छी हुई है तो बिकेगी भी अच्छी। फिर क्या, हो गया काम तुम्हारा। भीमा की बात सुनकर जमींदार की आंखों में मक्कारी की चमक आ गई और वह जमींदार की ओर बहुत गौर से देखते हुए बोला, ये बात है। और अगर उसकी फसल ही ना रहे तो? यह सुनकर भीमा बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या मतलब? हाँ तो सुनो, आज रात तुम बड़ी ही चतुराई से सुखिया की फसल में आग लगा दो। जब उसके पास फसल ही नहीं होगी तो फिर वो मेरा कर्जा कहाँ से चुकाएगा? और जब मेरा कर्जा नहीं चुका पाएगा तब मैं अपने कर्जे पर मनमानी ब्याज लगाकर उसकी जमीन हड़प लूंगा। जमींदार की बात सुनकर भीमा हंसते हुए बोला, क्या दिमाग लगाया है। वाकई में जमींदार, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। शानदार। भीमा उसी रात चुपके से सुखिया के खेत में घुस गया और उसके खेत में बड़ी चतुराई से आग लगाकर वहां से फरार हो गया। कुछ ही देर में सुखिया की फसल जलने लगी। इधर सुखिया अपने घर पर आराम से सो रहा था कि तभी कोई उसके दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। सुखिया ने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मुखिया को देखकर वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, क्या हो गया? मुखिया जी, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीर क्यों झलक रही है? क्या बात है? अब ये चिंता की लकीर तुम्हारे लिए है सुखिया। क्या? क्या मतलब है आपका? सुखिया, बात यह है कि तुम्हारे खेत में आग लग गई और तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या हो गया? ये क्या? यह सुनकर सुखिया को चक्कर आते हुए महसूस होने लगा। सुखिया मुखिया के साथ दौड़ता हुआ अपने खेत की ओर चला गया। सुखिया ने देखा कि अब उसके खेत में लहलहाती फसल के स्थान पर जली फसल के कोयलों का ढेर लगा हुआ था। सुखिया सर पकड़कर वहीं बैठ गया और रोता हुआ मुखिया से बोला, मैं तो बर्बाद हो गया मुखिया जी, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं क्या करूं? क्या करूंगा? क्या करूं मैं मुखिया जी? मैं तो बर्बाद हो गया। हाँ, घबराओ नहीं सुखिया, घबराओ नहीं। हिम्मत से काम लो। अगर तुम ही घबरा जाओगे तो फिर तुम्हारे परिवार को कौन संभालेगा? शांति से काम लो, शांति से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुखिया निराश होकर अपने घर चला गया। घर पर जाते ही उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली,
क्या हुआ? मुखिया जी इतनी रात को क्यों आए थे और आप कहाँ चले गए थे? सुखिया अपनी पत्नी रुक्मणी को सारी घटना बताते हुए बोला, अरे रुक्मणी, हम तो बर्बाद हो गए। अरे कुछ नहीं बचा, सारे के सारी फसल अरे बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा। तभी चंदा रोते हुए बोली, अब क्या होगा पिताजी? आपने तो कुछ समय पहले ही जमींदार से कर्ज लिया था। अब हम जमींदार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? यही सोच सोच कर तो मैं पागल हुआ जा रहा हूँ कि अब क्या होगा, क्या होगा। सुखिया सारी रात गहरी सोच में डूबा हुआ आंसू बहाता रहा। अगली सुबह जमींदार भीमा के साथ सुखिया के घर पर आ धमका। जमींदार सुखिया की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, ए सुखिया, सुखिया, अरे ओ सुखिया, सुखिया, मुझे पता लगा है कि कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई है। हाँ, आपने सही सुना जमींदार। ए भैया, तो अब तुम मेरा कर्ज कैसे चुका पाओगे? हैं? मैं यही सोच रहा हूँ जमींदार, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके आपका कर्ज चुका दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। नहीं 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 नहीं, पहले तो मुझे यकीन था जमींदार साहब कि सुखिया अपनी फसल बेचकर हमारा कर्ज चुका देगा, लेकिन अब तो इसके पास फसल भी नहीं रही, इसीलिए जमींदार को कर्ज अभी चाहिए, समझे क्या? जमींदार ने तुरंत सुखिया को एक कागज का टुकड़ा थमा दिया और सुखिया से बोला, हाँ, ये लो भैया, इसको जरा ध्यान से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। सुखिया उस कागज को ध्यान से पढ़ने लगा। कागज में जमींदार ने उसे दी हुई कर्ज पर भारी सूद लगा रखी थी। सुखिया रोते हुए जमींदार से बोला, ये आप कैसा अत्याचार कर रहे हैं जमींदार? अरे कल ही मेरी फसल में आग लगी है और आज सुबह ही आप अपना कर्ज मांगने के लिए आ गए, वो भी इतना भारी ब्याज लगाकर। ये तो सरासर अन्याय है। ए भैया, ये अन्याय बन्याय की बातें ना करना। तुम्हें ये सब कुछ कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था, समझ गए? मुझे सारी की सारी रकम अभी के अभी चाहिए। हाँ। अरे कहाँ से दूं अभी के अभी? आप जानते हैं जमींदार कि मैं ये रकम नहीं चुका सकता। तभी जमींदार दूसरा कागज सुखिया को थमाते हुए बोला, हाँ तो ठीक है, नहीं चुका सकते तो कोई बात नहीं, मत चुकाओ। एक काम करो, ये रहा दूसरा कागज, इस पर अंगूठा लगा दो। लेकिन ये तो सादा कागज है। हाँ तो चिंता मत करो सुखिया, निश्चिंत रहो। मैं इस कागज में यही लिखूंगा कि तुम मेरी रकम पर दिया हुआ सूद और रकम नहीं चुका पाए, बस। हाँ हाँ सुखिया, इतना मत सोचो, अंगूठा लगा दो। हाँ। लेकिन जमींदार, तुमने मुझे रकम लौटाने का जो समय दिया था उसमें अभी 1 हफ्ता बाकी है। अरे सुखिया, तुम समझ नहीं रहे मेरे भाई। देखो, मैं समझाता हूँ। पहले क्या था कि तुम्हारे पास तो फसल थी ना, अब तुम्हारे पास फसल तो है नहीं। इस दूसरे कागज पर अंगूठा लगा दो, और दूसरे कागज पर अंगूठा मैं केवल तुमसे इस वजह से लगवा रहा हूँ ताकि मेरे पास सबूत रहे कि तुम मेरा कर्ज सूद सहित नहीं चुका पाए। अरे भैया, कल को तुम कह दो कि मैंने चुका दिया है, तो मेरे पास क्या सबूत रहेगा कि तुमने नहीं चुकाया है ना? हाँ, क्यों? सही कह रहा हूँ ना भीमा? हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम गांव वालों से सही में कह दो कि तुमने मेरी रकम अपनी फसल जलने से पहले चुका दी थी, तब मैं ना तो घर का रह जाऊंगा ना घाट का। क्यों भैया? जमींदार की बात सुनकर सुखिया गहरी सोच में गुम हो गया। उसके पास अंगूठा लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सुखिया ने उस दूसरे कागज पर अंगूठा लगा दिया। जमींदार उस कागज को जेब में रखते हुए सुखिया से बोला, तो भैया सुखिया,
देखो, मैंने अपनी सूद सहित रकम ले ली है। तुम्हारा खेत आज से हमारा हुआ, समझ गए? तो भैया अब गलती से भी खेत की तरफ भटक मत जाना, वो खेत अब हमारा है। चलो, राम राम। इतना बोलकर जमींदार भीमा के साथ वहाँ से चला गया। जमींदार के जाते ही सुखिया फूट फूट कर रोने लगा। तभी सुखिया की पत्नी रुक्मणी और चंदा वहाँ आ पहुँची। रुक्मणी सुखिया की ओर देखकर बोली, अरे आखिर आपको दूसरे कागज पर अंगूठा लगाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान, ये क्या हो गया? अरे तो और मैं क्या करता? अगर मैं ये नहीं करता तो वो जमींदार और उसका साथी भीमा तुम दोनों को अपमानित करता। इससे पहले भी उसने गांव वालों के साथ ऐसी ही कुटिल योजना को अंजाम देकर उनसे उनकी जमीन हड़प ले। अब मैं अपने बेटे को आगे कैसे पढ़ाऊंगा? ये क्या हो गया? हे भगवान। सुखिया शाम तक फूट फूट कर रोता रहा। अगली सुबह रुक्मणी और चंदा ने देखा तो सुखिया संसार को अलविदा कह चुका था। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर रुक्मणी और चंदा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही देर में गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जमींदार ने सुखिया का खेत हड़प लिया और सुखिया इस संसार को अलविदा कह गया। कुछ घंटे बाद सुखिया का पुत्र अर्जुन वहां आ पहुंचा और अपने पिता का शव देखकर फूटकर रोने लगा। सुखिया का अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी तो बिल्कुल सही थे, फिर ये अचानक क्या हो गया? तभी वहाँ पर मुखिया आ पहुँचा और अर्जुन से बोला, मैं बताता हूँ अर्जुन। इतना बोलकर मुखिया अर्जुन को सारी घटना बताने लगा। मुखिया की बात सुनकर अर्जुन बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और अपनी माँ और बहन की ओर देखकर बोला, जमींदार ने जिस तरह से मेरे पिता के साथ बेईमानी की है ना, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं केवल अपने पिता का बदला नहीं लूंगा माँ, बल्कि सारे गांव वालों को उस जमींदार के अत्याचार से मुक्त कराऊंगा और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। देखना माँ। लेकिन जमींदार बहुत ताकतवर है अर्जुन, उसकी पहुंच ऊपर तक है और पैसे वाला भी है वो। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं मुखिया जी, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि व्यक्ति कितना भी ज्यादा ताकतवर और धनवान क्यों ना हो, उसे बुद्धि से हराया जा सकता है, बुद्धि से। और मैं उस जमींदार को बुद्धि से हराऊंगा और सारे किसानों की जमीन वापस ले लूंगा। आप देखना। अब अर्जुन कई दिन तक लगातार जमींदार को सबक सिखाने की योजना के बारे में सोचता रहा। कुछ दिन बाद अर्जुन जंगल की ओर निकल गया। अर्जुन को जंगल में जाते हुए देखकर सभी गांव वालों को लगा कि अर्जुन परिस्थितियों से हार गया है और अब वह जंगल की तरफ भाग गया है। मगर शाम को अर्जुन जब गांव वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा मटका था। मटका देखकर गांव की मुखिया ने अर्जुन से पूछा, अरे अर्जुन, तुम तो जंगल की तरफ गए थे ना, ये मटका तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ मुखिया जी, मैं जंगल की तरफ तो गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता की मौत पर आंसू बहा रहा था। तभी वहां पर एक साधु महाराज आए और मुझसे रोने का कारण पूछने लगे। मैंने उन्हें सारी घटना बताई। साधु महाराज ने मुझे ये मटका दिया और कहा कि ये मटका जादुई है। उन्होंने कहा कि रात में इस मटके को जमीन में गाड़ देना, सुबह जब इस मटके को निकालोगे तो ये मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ होगा
ये सुनकर मुखिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आप तो जानते हैं मुखिया जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये सुनकर मुखिया खुशी से चीखते हुए सारे गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, अरे गांव वालों, जल्दी से यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो, अर्जुन को एक जादुई मटका मिला है। अर्जुन को उस मटके से ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो गांव की गरीबी मिट जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? मुखिया की बात सुनकर सारे गांव वाले वहां एकत्रित हो गए। एक गांव वाला मुखिया से बोला, मुखिया जी, क्या ये मटका वास्तव में जादुई मटका है? हाँ, आज रात मैं इस मटके को अपने आंगन में गाड़ दूंगा। कल सुबह तुम सब स्वयं आकर चमत्कार देख लेना, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हम सब गांव वाले आज रात तुम्हारे घर के बाहर ही मौजूद रहेंगे, क्यों भाइयों? हाँ 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 हाँ। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन ने रात के समय उस मटके को अपनी आंगन में गाड़ दिया। अगली सुबह जब अर्जुन ने उस मटके को जमीन से बाहर निकाला तो उस मटके में सोने का सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। अर्जुन उस मटके को अपने घर से बाहर निकालकर गांव वालों को दिखाता हुआ बोला, ये देखो गांव वालों, साधु की बात बिल्कुल सही निकली। ये तो पूरा मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। हाँ हाँ, देखो। ये सुनकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। मगर अर्जुन नहीं जानता था कि गांव वालों में जमींदार का एक साथी रंगा भी मौजूद था। रंगा तुरंत दौड़ता हुआ जमींदार की हवेली में पहुंच गया और सारी घटना जमींदार और भीमा को बताता हुआ बोला, अरे, मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ है भीमा। हाँ। ये सुनकर जमींदार आश्चर्यचकित होकर अपने साथी भीमा से बोला, हाँ, तुम क्या कहते हो भीमा? ऐसा संभव है? हो सकता है जमींदार। वैसे आपको बता दूं, रंगा कभी झूठ नहीं बोलता। तब तो वो जादुई मटका हमारे पास होना चाहिए ना। उनके पास क्या कर रहा है? बात तो आपकी सही है जमींदार, लेकिन आप तो जानते हैं कि वो मटका सुखिया के पुत्र अर्जुन को मिला है और वो इतनी आसानी से वो मटका तो हमें नहीं देगा। हाँ, तो फिर मैं उसके साथ एक सौदा करूंगा। अगर वो सौदे से भी नहीं मानेगा तो मटका उससे कैसे हासिल किया जाएगा ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं भी जमींदार हूँ। फिर जमींदार अपने साथी भीमा के साथ सीधे अर्जुन के घर पर चला गया। जमींदार को अपने घर पर देखकर अर्जुन क्रोधित अवस्था में बोला, तुम यहाँ पे क्यों आए हो जमींदार? अरे भैया, रुक जाओ, इतना तेवर किस बात का? मैंने सुना है कि तुम्हें एक चमत्कारी मटका मिला है। हाँ हाँ, सुना है तो सही सुना होगा। और क्या मिला है तो? हाँ, तो भैया बात यह है कि तुम वो मटका मुझे दे दो। वाह 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 वाह, मैं तुम्हें दे दूं मटका? अरे, मैं शक्ल से बेवकूफ दिखाई देता हूं क्या? देखो, मैं भले ही एक किसान का बेटा हूं और इस गांव में जन्मा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा शहर में बिताया है और मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूं, समझे? वो जादुई मटका मैं तुम्हें मुफ्त में तो नहीं दूंगा। अरे अच्छा, तो मैं कौन सा मुफ्त में ले रहा हूँ? भैया कीमत बताओ, क्या कीमत चाहते हो? मुझे अपने पिता की जमीन वापस चाहिए। हाँ तो भैया ले लो, मैं तैयार हूँ। अरे वो मटका मुझे दे दो बस। हाँ, इतनी जल्दी क्या है जमींदार? अपने पिता के साथ साथ तुम्हें इस गांव में जितने भी गरीब किसानों की जमीन तुमने छीनी है वो सब की सब वापस चाहिए, समझे? यह सुनकर जमींदार बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी भीमा जमींदार से आहिस्ता से बोला, जमींदार, सौदा बुरा नहीं है। अरे ये मूर्ख नहीं जानता कि सोने के सिक्कों की कीमत कितनी होती है।
जमीन का क्या करोगे? सोने के सिक्के उससे ज्यादा कीमती हैं। जमींदार कुछ देर गहरी सोच में डूबता हुआ बोला। ठीक है ठीक है ठीक है, सौदा खरा खरा है भैया, तो सौदा मंजूर है। लेकिन हाँ, पहले मुझे जादुई मटके के सोने के सिक्के दिखाओ तुम। जमींदार ने इतना कहा ही था कि तभी अर्जुन सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका जमींदार के सामने ले आया। जमींदार सोने के सिक्कों को उठाकर उन्हें परखने की कोशिश करने लगा। सोने के सिक्कों को देखकर जमींदार की आंखों में चमक आ गई और वह भीमा से बोला, अरे वाह, ये तो असली सोने के सिक्के हैं भाई। हाँ, तो फिर देर मत कीजिए जमींदार साहब, सौदा पक्का करिए। हाँ तो ठीक है अर्जुन, मैं अभी सारे गांव वालों की जमीन के कागजात लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में जमींदार सारे किसानों की जमीनों के कागजात वहां पर ले आया और अर्जुन को देता हुआ बोला, ये लो अर्जुन, सारा सौदा पूरा हो गया, सबकी जमीन वापस कर दी। अब लाओ वो जादुई मटका मुझे दे दो। अर्जुन एक सादा कागज जमींदार को पकड़ाता हुआ बोला, ये लो, इस सादे कागज पर अपना अंगूठा लगा दो जमींदार। अरे अरे अरे, इस कागज पर तुम लिखोगे क्या भैया? आज ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा जमींदार। बात यह है कि तुम जो मुझे कागज वापस लौटा रहे हो, क्या है ना कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है कि वो असली कागज हैं भी या नहीं। इसीलिए मैं तुमसे एक सादे पेपर पे अंगूठा लगवा रहा हूँ। मैं इसमें लिखूंगा कि तुम अपनी मर्जी से सारे किसानों की जमीन वापस कर रहे हो, बस। हाँ बस, तो लो भैया, ये लो, लगा दिया अंगूठा। जमींदार ने मुस्कुराते हुए सादा कागज पर अंगूठा लगा लिया और अर्जुन को दे दिया और वह जादुई मटका लेकर भीमा के साथ अपनी हवेली चला आया। रात के समय जमींदार ने उस मटके को जमीन में गाड़ दिया और सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगा। अगली सुबह जमींदार तुरंत भीमा से बोला, हाँ भीमा, जाओ जाओ जाओ, जाकर उस तुरंत मटके को ले आओ, जाओ जाओ जाओ। भीमा ने तुरंत जमीन से उस मटके को निकाल दिया, मगर भीमा ने देखा वह मटका खाली था। यह देखकर जमींदार बुरी तरह से चौंक पड़ा और क्रोधित होता हुआ भीमा से बोला, हैं? अरे ये कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। अरे चलो अर्जुन के पास चलते हैं, चलो। जमींदार भीमा को लेकर अर्जुन के पास चला गया और क्रोधित अवस्था में बोला, ए अर्जुन, इस मटके में से एक भी सोने का सिक्का नहीं निकला है, हैं? तभी वहाँ पर सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। अर्जुन मुस्कुराते हुए जमींदार से बोला, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, निकलेगा कहां से, क्योंकि उससे तो निकलना ही नहीं था। अरे तुम मूर्ख हो जमींदार, मूर्ख। जो मटका मैंने तुम्हें दिया था वो जादुई था ही नहीं, और सच तो ये है कि मेरे पास जादुई मटका ही नहीं था। मतलब कोई जादुई मटका होता ही नहीं है। हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो कि जादुई मटका था, नहीं होता है? दिमाग खराब मत करो, वो मटका निकालो चुपचाप। देखो, मैं कोई दिमाग नहीं खराब कर रहा हूं, जो तुमने सुना वही सही है। ये सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा था, समझे? क्या? और वो सोने के सिक्के? वो सोने के सिक्के? वो तो मैंने अपने मित्र सुनार जो शहर में है उससे लेकर आया था और कल रात को ही वापस दे दिए। दरअसल मैंने मुखिया जी के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी, केवल तुम्हें फंसाने के लिए। मुखिया ने सारे गांव वालों में ये बात प्रसिद्ध की कि मेरे पास एक जादुई मटका है, और मैंने चुपके से रात में उस मटके को शहर से लाए हुए सोने के सिक्कों से भर दिया। मैं जानता था कि तुम्हारा कोई न कोई साथी गांव में मौजूद रहता है, वो भी इस दृश्य को देखेगा और तुम्हें जाकर जरूर बताएगा, और उसने ऐसा ही किया। मैं ये भी जानता था कि तुम एक लालची किस्म के तो इंसान हो,
ये मटका पाने के लिए तुम मुझसे कोई ना कोई सौदा जरूर करोगे, और तुमने ठीक वैसा ही किया। अब तुम्हारे पास गांव की कोई भी जमीन नहीं है, और जिस सादे कागज पर तुमने अंगूठा लगाया था, उस सादे कागज पर मैंने तुम्हारी हवेली और तुम्हारे स्वयं के सारे खेतों को गांव वालों के नाम कर दिया है। वैसे कुछ भी कहो, जमींदार तुम हो बहुत दानी। यह सुनकर जमींदार को चक्कर आते हुए महसूस होने लगा। तभी अर्जुन गांव वालों की ओर देखकर बोला, अब गांव वालों, ये जमींदार जमींदार नहीं रहा। इसने तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार किए हैं, उन सब का बदला ले लो। चलो, लो बदला। सभी गांव वाले जमींदार और उसके साथी भीमा के ऊपर टूट पड़े और मार मार कर उन्हें गांव से बाहर फेंक दिया। उस दिन के बाद जमींदार के अत्याचारों से गांव वालों को एक गरीब किसान के चतुर बेटे की वजह से मुक्ति मिल गई। लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है। मेहनत, ईमानदारी और सामूहिक सतर्कता से ही समाज सुरक्षित रह सकता है। ऐसी और कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।